हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया। बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हमने पढ़ लिया था और काफ़ी कुछ जो है वो इसकी प्रैक्टिस भी की थी। आज हम फॉर्मली इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो बाकी जो कुछ बातें बची है वो बातें भी कर लेंगे इस सेशन के अंदर और इस चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। टाइम वैल्यू में सबसे पहले हमने पढ़ा प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू के बारे में। उसके बाद में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा। फिर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये पॉइंट अभी हमें कवर करना है। सिंगल कैश फ्लो और मल्टीपल कैश फ्लो, इसके अलावा लोन अमोर्टाइजेशन टेबल और सिंकिंग फंड, ये सारी चीजें। प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है? पैसे के आज की वैल्यू। आज 100 रुपए है तो वो 100 रुपए के बराबर ही है। वो एक साल बाद कितने बन जाएंगे? मान लीजिए 10% ब्याज है तो 110, 2 साल बाद 121, इस तरीके से। तो ये क्या है? फ्यूचर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? फ्यूचर वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? प्रेजेंट वैल्यू को जब हम फ्यूचर वैल्यू पे लेके जाते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंडिंग। इसको क्या कहा जाता है? कंपाउंडिंग। आज की वैल्यू से हम कल की वैल्यू, एक साल बाद की वैल्यू, 2 साल बाद की वैल्यू, 4 साल बाद की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस टाइम हम क्या करते हैं? कंपाउंडिंग करते हैं। फ्यूचर वैल्यू को जब हम उससे आज की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उससे हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग कहा जाता है। क्लियर है? सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आपको पता है। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला क्या लिखा था? P इंटू T इंटू R अपॉन 100, रेट जो भी डिवाइड बाई 100। और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या कहा था? फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू, जो कि फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगी? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + R⁴ माइनस, ये तो हो जाएगी फ्यूचर वैल्यू, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू लेस कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके अलावा एक आता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझिएगा, जैसे रेट है 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। एक है 12% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। 12% पर एनम कंपाउंडिंग क्वार्टरली। एक है 12% पर एनम कंपाउंडिंग मंथली। क्या ये सारी बातें जो है वो सेम है क्या? नहीं। 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली मतलब क्या होगा? साल के अंदर 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली मतलब कंपाउंडिंग पूरे साल में क्या होगी? वंस इन ईयर। हाफ ईयरली मतलब एक साल में 6 6 महीने कितनी बार होंगे? 2 होंगे। तो यहाँ पर कंपाउंडिंग क्या होगी? कंपाउंडिंग 2 टाइम इन ईयर, एक साल में 2 बार हो जाएगी। अगर क्वार्टरली है इसका मतलब क्या है? कंपाउंडिंग एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 होते हैं। 4 टाइम इन ईयर। तो कंपाउंडिंग मंथली मतलब क्या है कि कंपाउंडिंग जो होगी वो 12 टाइम इन ईयर। सर इससे फर्क क्या पड़ेगा? समझिएगा,
एक तो है जैसे 12% कंपाउंडिंग एनुअली। मान लीजिए 100 रुपये हैं, तो एक साल बाद कितने पैसे बनेंगे? 100 रुपये इंटू 1 प्लस रेट कितना, 12/100 की पावर 1। एक ही बार कंपाउंडिंग होगी। यहीं पर लिखा होता अगर 12% पर एनम कंपाउंडिंग हाफ ईयरली, तो इसका मतलब समझिए कि जो 12% रेट है वो 6 महीने का जो ब्याज होगा, 6 महीने का बाद जो है वो कंपाउंडिंग हो जाएगी एक बार। मतलब 6 महीने के बाद जो ब्याज है वो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट में जुड़ जाएगा। और नेक्स्ट जो 6 मंथ है उस पे पहले 6 महीने का जो ब्याज है वो और प्रिंसिपल अमाउंट दोनों पे इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद में नेक्स्ट एक साल के बाद में जैसे उससे नेक्स्ट वाले 6 मंथ होंगे तो फिर वापस होगा, हर 6 6 महीने बाद कंपाउंडिंग होगी। तो उस केस के अंदर 12% पर एनम है, ये पूरे साल भर की रेट है। तो इसमें 6 मंथ की रेट क्या होगी, ये क्या है, एनुअल रेट जो है वो क्या हो जाएगी आपकी 12% है। तो हाफ ईयरली रेट क्या हो जाएगी भाई, समझिएगा पूरे साल के अंदर आप 12% ब्याज देते हो, तो 6 महीने में कितना दोगे, 6% दोगे। ठीक है, टाइम जो है वो क्या होगा, वैसे 1 ईयर है लेकिन यहाँ पर कंपाउंडिंग कैसी होती है, हाफ ईयरली। तो हाफ ईयर कितने होंगे एक साल के अंदर, 2। तो समझिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे यही 100 रुपये तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1+6/100 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.06 की पावर 2। तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 1.06 इंटू 1.06, इस तरीके से होगा। यहाँ पर पैसा कितना बनेगा, 100 इंटू 1.12 कितने हो गए, 112 रुपये बनेंगे। यहाँ पर कितने बनेंगे, 100 इंटू 1.06 इंटू 1.06 कितना बनेगा आपका 112.36। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि इफेक्टिवली ब्याज यहाँ कितना मिलेगा, तो यहाँ 12.36 ब्याज मिलेगा। 100 पे है तो मतलब 12.36% भी कह सकते हो। यहाँ इफेक्टिवली कितना है 12%। यहीं पर अगर आपका कंपाउंडिंग क्वार्टरली होता तो उस केस के अंदर क्या हो जाता, रेट आपकी क्या है 12% पर एनम है। एक साल में क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो ये क्या होता है 3% पर क्वार्टर। ठीक है, और पीरियड जो है वो कितने हो जाते हैं, एक साल है, एक साल के अंदर क्वार्टर कितने होते हैं, 1 ईयर कह दो या 4 क्वार्टर कह दो। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितना है 100 इंटू 1.04 की सॉरी 1.03 की पावर 4। तो कितना हो जाता 100 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03 इंटू 1.03। तो ये हो जाता 1.03 इंटू 1 2 3 4, ये हो जाता आपका 112.55। तो इफेक्टिवली कितना मिला 12.55 ब्याज मिला, मतलब 12.55%। अगर आपका कंपाउंडिंग मंथली करते तो उस केस के अंदर क्या हो जाता आपका, सॉरी, तो रेट क्या है 12% पर एनम है, तो पर मंथ कितना हो जाता 12 डिवाइडेड बाय 1 महीने, साल में 12 महीने होते हैं तो 1% पर मंथ रेट हो जाती। उसके बाद में पीरियड जो है वो क्या हो जाता, जहाँ एक साल होता है 1 ईयर होता है वहाँ कितने हो जाएंगे 12 मंथ्स हो जाएंगे। तो यहाँ फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, 100 अगर है, जैसे प्रेजेंट वैल्यू 100 है तो उस केस के अंदर इंटू 1.01 की पावर 12।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 200, ये हो रहे हैं आपके 112.68, मतलब कि इफेक्टिवली कितने बने 12.68। तो अगर जैसे इस तरीके से दे रखा है कि 12% पर एनम और कंपाउंडिंग जो क्वार्टरली है या मंथली है, तो उसमें रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एक और होता है कंपाउंडिंग कंटिन्यूसली, मतलब कि हर सेकंड अगर कंपाउंडिंग हो तो कैसे करते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू ए की पावर आर टी। अब ए की जो वैल्यू है वो देनी होती है क्वेश्चन को, उसके अलावा आप नहीं कर सकते। तो इससे क्या होता है, अगर जैसे क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 12% पर एनम है और कंपाउंडिंग मंथली है, तो इफेक्टिवली ब्याज जो है वो कितना बनेगा। जैसे ये आप ये पूछ लिया, सॉरी मंथली वाला ये वाले कैलकुलेट करने को पूछा है आपसे कि इफेक्टिवली कितना बनेगा। तो आप क्या करोगे, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। 1 + i जो भी है डिवाइडेड बाय m की पावर m-1। m क्या है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन ए ईयर। जैसे 12% है तो उस केस के अंदर क्या हो जाएगा, जैसे मंथली वाला में इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, 1 + i कितना है 12 है, डिवाइड बाय 12 मतलब 12 डिवाइड बाय 100 मतलब 0.12 कर देता हूँ मैं सीधा ना। मंथली करोगे तो डिवाइड बाय m कितना हो जाएगा, एक साल में कितनी बार कंपाउंडिंग होगी 12 बार, और इसकी पावर जो हो जाएगी 12 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा 1.1 + 0.01 की पावर 12, या फिर इसको क्या कर सकते हो 1.01 की पावर 12। तो ये इस तरीके से ये जो है वो आ जाएगा, उसमें से 1 माइनस करना है। तो ये 1.01, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये आ गए 1.1268, जिसमें से 1 लेस कर दोगे तो बचेगा 0.1268 के 12.68 जो वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 1 सेकेंड, हेलो, हाँ जी, जोधपुर या ना जी, कौन गया। सॉरी है ना, वो एक्चुअली मेरे को लगा कि जियो फाइबर वाला है वो, उसकी वजह से इंटरनेट डिस्कनेक्ट चल रहा है, लेकिन ऐसा था नहीं। क्लियर है, तो ये हो गया। इसके बाद में हमने पढ़ा सिंगल कैश फ्लो। तो सिंगल कैश फ्लो में नॉर्मली हम कंपाउंड इंटरेस्ट ही देखते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाती है प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r⁻t, और प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + r⁻t। क्लियर। मल्टीपल कैश फ्लो,
फॉर डिफाइंड पीरियड फॉर इनफाइनाइट पीरियड। डिफाइंड पीरियड के अंदर इक्वल कैश फ्लो विद इक्वल इंटरवल है तो उसे हम क्या कहते हैं, एन्युटी कहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, अमाउंट इक्वल नहीं है या इंटरवल इक्वल नहीं है, तो फिर उसमें क्या करनी होगी, आपकी कैलकुलेशंस जो है वो करनी होगी। फॉर इनफाइनाइट पीरियड है तो उसे हम क्या कहेंगे, परपेचुटी कहेंगे। अभी इसकी प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू इसकी कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि इनफाइनाइट पीरियड मतलब जैसे मैं आपको जीवन भर जो है वो 5,000 रुपए हर साल के अंत में दूंगा, तो उस केस के अंदर फ्यूचर वैल्यू कब की कैलकुलेट करोगे, क्योंकि लाइफ जो वो सर्टेन नहीं है, तो फ्यूचर वैल्यू तो कभी की कैलकुलेट हो ही नहीं सकते इनफाइनाइट पीरियड। प्रेजेंट वैल्यू इसकी कैलकुलेट की जाती है अगर कैश फ्लो इक्वल इंटरवल है और कांस्टेंट अमाउंट है या कांस्टेंट अमाउंट विथ ग्रोथ है। अगर कांस्टेंट अमाउंट है तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और यहाँ प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट रेट माइनस ग्रोथ रेट हो जाएगा। क्लियर है। अदर है, अगर अमाउंट इक्वल नहीं है या इंटरवल इक्वल नहीं है तो उस केस के अंदर कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। जैसे मैंने कहा कि मैं हर साल के अंत में आपको मेरी जितनी अच्छा होगी उतने पैसे दूंगा, तो उस केस के अंदर मैं कैलकुलेट कोई भी कर नहीं सकता। डेफर्ड एन्युटी या एन्युटी एट एंड और एन्युटी एट बिगनिंग, दो तरीके की एन्युटी होती है। इनकी भी दो चीजें, फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू। इसकी फ्यूचर वैल्यू अगर कैलकुलेट करनी है, एन्युटी एट एंड है, तो सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट पे देखना होगा। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ब्याज कितना मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट इंस्टॉलमेंट तो लास्ट में ही जमा कर रहे हैं। 1 + r⁻1, 1 + r⁻2, इस तरीके से करते करते 1 + r⁻n तक जाएंगे। अगर प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ए इंटू प्रेजेंट वैल्यू के वक्त सबसे पहले फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे देखेंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पहले साल के अंत में, तो उसकी भी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। 1 + r⁻1 अपॉन 1 + r⁻2 प्लस 1/1 + r⁻3, ऐसा करते करते 1/1 + r⁻n तक जाएंगे। क्लियर है। अगर डेफर्ड एन्युटी है, सॉरी एन्युटी एट बिगनिंग है, फ्यूचर वैल्यू सबसे पहले लास्ट इंस्टॉलमेंट के बारे में अगर बात सोचेंगे, फ्यूचर वैल्यू के वक्त सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट जो है वो जैसे 5 साल की होगी, तो 5वें साल की शुरुआत में होगी या चौथे साल के अंत में होगी, तो उस पर भी ब्याज मिलेगा। तो 1 + r⁻1 प्लस 1 + r⁻2 प्लस 1 + r⁻3 और 1 + r⁻n। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सबसे प्रेजेंट वैल्यू के वक्त सबसे पहले पहले इंस्टॉलमेंट के बारे में, पहले इंस्टॉलमेंट भी पहले साल के अंत में है, ये गलत लिख दिया है ना, जीरो 2 3 4, पहली तो आज की है, तो उसके लिए तो प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/1 1/1 + r⁻1 1/1 + r⁻2 1/1 + r⁻n-1। सॉरी, यहाँ n तक नहीं जाएगा ना, ये गलत लिख दिया मैंने, n-1 तक जाएगा। 5 इंस्टॉलमेंट है, तो फ्यूचर वैल्यू जब कैलकुलेट करोगे तो इसके तो 1 साल का ही ब्याज मिलेगा, और इसमें पहले इंस्टॉलमेंट जो उसमें पहले साल का ब्याज नहीं मिलेगा, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का और पांचवे का 4 साल का मिलेगा। क्लियर है। तो ये इस तरीके से होगा। लोन अमोर्टाइजेशन टेबल हम जस्ट पीछे वाली क्लास के अंदर लास्ट सेशन बताया था, कैसे बनेगी। ओपनिंग प्रिंसिपल
अमाउंट आउटस्टैंडिंग, इंस्टॉलमेंट अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट इन इंस्टॉलमेंट और क्लोजिंग। भाई ये पीछे वाले सारे सेशन में पढ़ चुके हैं, अभी तो सिर्फ जो है वो इसको मैं कर रहा हूँ। सिंकिंग फंड क्या होता है, जिसके अंदर जैसे हम जो है वो कुछ हर मंथली जो है वो पैसा जमा करवाते हैं ताकि कुछ पैसा बन जाए। जो कि आपकी एसआईपी वगैरह होते हैं वो सारे के सारे, जैसे कि 7 लाख रुपए मुझे आज से 5 साल बाद चाहिए, तो मैं हर साल कितना कितना पैसा जमा कराऊंगा, तो वो क्या होगा, सिंकिंग फंड का केस होगा, जो कि फ्यूचर वैल्यू वगैरह में इस तरीके से करते हैं। क्लियर है? बाकी ये जो है ये आपके नोट्स है, वो मैंने आपको पूरे जो है वो आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ, बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा, आसानी है। देखो, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर हम किस चीज के लिए पैसा लेते हैं, तीन चीजें होती है। एक तो प्रेफरेंस फॉर प्रेजेंट कंजम्पशन, जैसे आज मेरे पास 1,000 रुपये, जैसे मैं आज 1,000 रुपये को कंज्यूम करते कोई चीज लेके आता और उसके मजे लेता, जो कि अब मान लीजिए 1 साल बाद लूंगा, तो उस केस के अंदर मुझे उसके लिए मैं कुछ रेक्टिफिकेशन मांगूंगा, तो उस वजह से मैं कुछ ब्याज जो है वो लूंगा। एक दूसरा इन्फ्लेशन, जो 100 रुपये में आज चीज मिलती है वो कल को उसके भाव बढ़ जाएंगे, उसकी वजह से मैं ब्याज लेता हूँ। और तीसरा रिस्क, आज जो आपकी आंखों में प्रेम दिख रहा है जब पैसे ले रहे हैं, आगे ये प्रेम बरकरार रहेगा या नहीं रहेगा, उसके लिए मैं पैसा लेता हूँ। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह सारा बात कर चुके हैं। फ्यूचर वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पता है आपको। अगर डेली कंपाउंडिंग होती है तो उसे हम कहते हैं कंपाउंडेड डेली, अगर हर मंथ होती है तो कंपाउंडेड मंथली वगैरह इस तरीके से कहा जाता है। प्रेजेंट वैल्यू का, प्रेजेंट वैल्यू इज द करंट वैल्यू ऑफ future amount. It can also defined as the amount of invested today at a given rate over a specified period is equal to future amount। कि आज की वो वैल्यू जिसे जो रेट दे रखी है उसके हिसाब से अगर इन्वेस्ट किया जाए तो वो कुछ समय बाद में क्या बन जाएगी, फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। सास भी कभी बहू थी तो बहू ही कभी सास बनेगी, और सास भी कभी बहू थी, इस तरीके का केस है कि प्रेजेंट वैल्यू जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, फ्यूचर वैल्यू क्या है जो प्रेजेंट वैल्यू के अंदर इंटरेस्ट जोड़ दो तो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट रेट और फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट रेट इज नोन एज डिस्काउंट रेट। इसे हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट रेट जो वो कहा जाता है। जिस रेट से अपन प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो उसे हम डिस्काउंट रेट कहा जाता है, या फिर इसे हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्यों कहा जाता है, जैसे ये पैसा मैं कहीं और इन्वेस्ट करता, जैसे बैंक में जमा करता और मुझे 8% ब्याज मिलता, अब उसकी जगह मैं किसी बिजनेस में लगाता हूँ तो वो 8% मैं कंसिडर करता हूँ, उस इस वजह से उसको एक तरीके से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहा जाता है। फॉर्मूले अपन ने देख चुके हैं। उसके बाद में एन्युटी अपन बात है, स्ट्रीम ऑफ रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मेड और रिसीव फॉर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। इसे इट इज एन ऑर्डिनरी एन्युटी पेमेंट और रिसिप्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर। ठीक है। फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक सेकंड, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर प्रेजेंट वैल्यू इनटू, ठीक है। और प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू अपॉन प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। क्लियर है? रेसिप्रोकल ऑफ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर इज आल्सो नोन एज कैपिटल रिकवरी फैक्टर। ये क्या होते हैं, ये अपन हमारा इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर जब पढ़ेंगे तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। लोन अमोर्टाइजेशन और कैपिटल रिकवरी अपन ने टेबल बना के समझ लिया। और
परपेचुइटी आर डिवाइडेड बाय आई, इसका फॉर्मूला हो गया। और अगर ग्रोथ है तो ये हो जाएगा। सिंकिंग फंड क्या है? ए फंड क्रिएटेड फॉर स्पेसिफाइड पर्पज बाय वे ऑफ सीक्वेंस ऑफ पीरियोडिक पेमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एट ए स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट। साइज ऑफ सिंकिंग फंड डिपॉजिट इज कंप्यूटेड फ्रॉम, इसको किस तरीके से, फ्यूचर वैल्यू है तो फ्यूचर वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला लगता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू गुणा फ्यूचर वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो भी है। क्लियर है? ये सारी बातें हैं। इसके साथ आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो वो चैप्टर कंप्लीट होता है, और इसको अच्छे से कीजिएगा। अब अपन नेक्स्ट जो कोई अच्छा सा टॉपिक जो शुरू करेंगे, उससे पहले एक बार इसकी और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको एफएम पूरे के अंदर कहीं पे भी दिक्कत ना आए। इसको इस तरीके से मत पढ़िएगा कि सिर्फ ये यहीं के लिए पढ़ रहे हैं, इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा कि जीवन के अंदर कभी भी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आपने एक बार साइकिल चलाना सीख लिया तो जीवन के अंदर कभी भी वापस साइकिल मिलेगी तो आप आसानी से चला सकते हैं। तो उसी तरीके से इसकी भी ऐसी प्रैक्टिस कर लीजिए कि फिर जीवन में कभी भी इसकी ज़रूरत पड़े आप आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है भाई? आज अगर कहीं ABCD आपसे बुलवाया जाए तो ऐसा थोड़ी है कि आप वापस ABCD बोलते वक्त सोचोगे, क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा रिकॉल कर लिया तो वो अब आपके लिए मेमोरी में सेव हो गया। तो वैसे वैसे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे फिर ये आपके परमानेंट सेव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें।